प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल हैं अलंकार। तो आइए आज पढ़ते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार ही होते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तीसरा भेद होता है उभय अलंकार का। अब आपके पाठ्यक्रम में जो प्रमुख अलंकार शामिल हैं उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ पास पास आने वाले शब्दों में एक ही वर्ण का बार बार दोहराव यानी आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आपने पाठ 2 दोहे पढ़ा। उस दोहे में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आया है कि निंदक नियरे राखिए में ना वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खैर खून खांसी में ख वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण बार बार आए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब पढ़ते हैं यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और हर बार अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा और फिर दोबारा से भी घटा शब्द आया है, तो यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। काली घटा यानी कि काला बादल, और घमंड घटना, घटा का घटना या कम होना। खग कुल, कुल कुल सा डोल रहा। खग कुल, यहाँ पर प्रथम जो कुल आया है इसका अर्थ होता है परिवार। खग यानी पक्षियों का परिवार। कुल कुल, यहाँ पर जो कुल शब्द आया है इसका अर्थ है कलरव या चहचाना। ठीक है, तो इस प्रकार से इन उदाहरणों में यमक अलंकार हुआ। रूपक अलंकार। अब तीसरा अलंकार है रूपक अलंकार। उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इस स्थिति में उपमान और उपमेय एक रूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो दो शब्द आए हैं उपमान और उपमेय, इनका भी अर्थ हम समझेंगे। पहले उपमेय समझ लेते हैं, फिर इसको एक बार फिर से रूपक अलंकार को समझेंगे। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु का वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, यह विशेषता बताई जा रही है, तो वह उपमेय होता है। उपमेय यानी कि जो आपके सामने प्रस्तुत है। उपमान, जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। इसको ये एक प्रकार से अप्रस्तुत होता है, यानी कि दूर की वस्तु कह सकते हैं आप, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, और जिसकी तुलना कर रहे हैं वह उपमेय है। ठीक है, तो फिर से रूपक अलंकार समझें कि उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इस स्थिति में उपमान और उपमेय एक रूप हो जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता है। जैसे मुख रूपी चंद्रमा और पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। तो कर्म तेल और विधि दीप, इनमें रूपक अलंकार आया हुआ है। अब पढ़ते हैं अन्योक्ति अलंकार। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए पर उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे समझें कि पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन। तो इस उदाहरण में एक साधारण तौर पर एक बात कही गई है पर उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता है कि पावस देखी रहीम मन, कि रहीमदास जी कहते हैं कि पावस यानी कि वर्षा ऋतु में कोयल साधे मौन, जो कोयल है वो क्या करती है, मौन साध लेती है, और उसके विपरीत जो दादुर यानी कि मेंढक हैं वो बोलने लग जाते हैं। अब पढ़ते हैं दृष्टांत अलंकार।
जब किसी बात को समझाने के लिए जीवन जगत के किसी दूसरे व्यवहार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। तो यहाँ ऊंचे कुल में जन्म लेने से करनी ऊंची नहीं होती है। जैसे सोने के कलश में शराब भर जाने से साधु निंदे सोई, वह भी निंदा का पात्र ही होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जो मानव नहीं है उसे मानव जैसी क्रियाओं द्वारा कल्पित करना, अर्थात निर्जीव या प्रकृति को मनुष्य जैसी क्रियाएं करते दिखाया जाना, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि फाग गाता मास फागुन आ गया। फाग गाता यानी फागुन के महीने में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो फाग कहलाते हैं। तो फाग गाता मास फागुन आ गया है। चना पगड़ी बांधे खड़ा है, जो चना है वो पगड़ी बांधे हुए खड़ा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, मानवीय क्रियाएं हो रही हैं चने के द्वारा। कि फागुन फाग गा रहा है, तो फागुन फाग गा रहा है। इन उदाहरणों में मानवीकरण अलंकार है। इस तरीके से आपने पाठ्यक्रम में शामिल प्रमुख अलंकारों को पढ़ा। धन्यवाद।